ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में खालिद रजा। बिग बुलेटिन में एक और सुलगते मौजू के साथ हाजिर हूं। यूपी के कैराना में मामले को लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। इसी पर हम आज बात करेंगे कि कैराना का क्या है सच। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातों की नज़र कैराना पर है। बीजेपी की एक टीम उत्तर प्रदेश के कैराना पहुंची। बीजेपी के एमएलए सुरेश खन्ना इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। ये टीम 9 अरकान पर मुश्तमिल है जो कैराना में नक़ल मकानी के हालात का जायजा ले रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के साबिक डीजीपी ब्रिजलाल भी इस टीम में शामिल हैं। इस मामले पर मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत से रिपोर्ट भी मांगी है। कहा जा रहा है कि कैराना में लोग मजहबी तासुब की बुनियाद पर नक़ल मकानी कर रहे हैं। बिग बुलेटिन में आज हम इस मौजू का तफसीली जायजा लेंगे। कैराना मामले पर सियासत उरूज पर है। अपोजिशन जमातें इस मामले पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। कहा क्या है कैराना की हकीकत, आइए ये देखते हैं। 2017 के चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2 साल की उपलब्धियों से भी लोग उब गए हैं। लिहाजा सांप्रदायिक माहौल खराब करने के अलावा बीजेपी के सामने कोई रास्ता नहीं है। मुझे अफसोस है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने इलाहाबाद में सांप्रदायिकता बढ़ाने जैसे भाषण दिए और कैराने के सवाल को राष्ट्रीय सवाल बनाने का प्रयास किया। कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीर है तो क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई एक केस दर्ज कर जो वहां पर आग लगा रहे हैं उस पर कार्रवाई करती है। इसका मतलब ये साफ है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, वो इस मामले को कहीं मजबूती से उठा नहीं रहे हैं, तो केवल ये आग लगाकर रोटी सेकना चाहते हैं, ये स्पष्ट है। जांच करने पर यह सामने आई है कि मुसलमानों ने उन्हें इस तरह से नहीं भगाया, ये इल्ज़ाम झूठा था। और हकीकत तो ये है कि उसमें से कई फैमिलीज़ मर चुकी थी, कई फैमिलीज़ पहले ही जा चुकी थी और कुछ फैमिलीज़ के लोग मुलाजमत की तलाश में अभी गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अब उनको कैराना दिखता है, अब कांडला दिखता है, उनको जगह जगह दिखेंगी क्योंकि चुनाव आ रहा है। और इनका जो एजेंडा है कि घृणा फैलाना, दुराव फैलाना, समाज को जात और धर्म के आधार पर बांटना, यही तो इनकी राजनीति है। इनका मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना है और उसके लिए वो समझते हैं कि हर चीज जायज है। और हमारे साथ बिग बुलेटिन में आज शामिल हैं कांग्रेस के लीडर और तर्जुमान मीम अफजल साहब, दिल्ली से मौजूद हैं। आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ बेंगलोर स्टूडियो में मौजूद हैं शशिकांत शर्मा जी, वीएचपी लीडर हैं। आपका भी खैर मकदम है। और हमारे साथ लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल है बिग बुलेटिन में मोहसिन रजा, बीजेपी लीडर हैं। आपका भी खैर मकदम है। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की गई कैराना मामले को, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आपके एडिशनल एसपी अनिल कुमार झा ने भी यही कहा है कि वजह यह नहीं है कि किसी को भगाया गया, कई वजूहात हैं वहां से नकल मकानी की, तो इसको कॉमनल रंग देने की क्यों बीजेपी की जानिब से कोशिश की गई? देखिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। आपने जो भी न्यूज़ सुनाई या जो भी आपके पास में खबरें हैं, उस खबर से हट के मैं आपको बता दूं, वहां के डीएम ने जो रिपोर्ट भेजी, उनकी रिपोर्ट देखिए, बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर ये आई है कि लोग वहां से क्यों जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है, कानून सही से सही नहीं दे पा रही है आवाम को,
तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए, ये तो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होती है कि उसने किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाकर रखा है कि लोग वतन छोड़कर भागे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है कि माफिया है कि गुंडे हैं, वो बिल्कुल किसी के ऊपर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री खुद उसमें बयान दे रहे हैं कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है जब सूबे का मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे देगा तो किसी अफसर की क्या हैसियत है कि वो उस रिपोर्ट को मोहसिन रजा साहब, एक बात क्लियर है, आज के दौर में नकल मकानी बहुत आम बात है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके लोग नकल मकानी कर कर तलाश माश में अपने बाहर न गए हो। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, तमाम तरह, और चाहे वो हम गैर ममालिक की बात करें, तमाम लोग गांव का गांव, आधे जितने नौजवान हैं, कई फैमिलीज हैं वो नकल मकानी कर जाती हैं। क्या उसको भी इसी तरह का रंग दिया जाएगा? क्योंकि नकल मकानी एक आम सी बात है आज के दौर में। देखिए, यहां बात इसकी नहीं है। बात जो है जिस तरफ जाना चाहिए वहां हम आ रहे हैं कि लोग माफियाइज्म से इतना परेशान हैं, हुकूमत की गुंडई से इतना परेशान हैं कि वो अपने घर बार यूं ही छोड़कर जाने को तैयार हैं, क्योंकि इलाकाई माफिया उनको समर्थन मिलता है, उनको सपोर्ट मिल रहा है समाजवादी पार्टी सरकार से। जाहिर सी बात है जब उन्हें सरकार से सपोर्ट मिलेगा तो वो वहां रुकेंगे कैसे? रिपोर्ट में यह भी है कि कुछ लोगों ने 5 साल पहले नकल मकानी की, कुछ ने 14 साल पहले नकल मकानी की। तो क्या इसकी वजह भी इसकी क्या वजह हो सकती है? और मैं जो बात आप मैं कह रहा हूं वहीं पर आ रहा हूं। मेरा कहने का मकसद यह है कि जब इस तरह की चीजें आई तो मुख्यमंत्री को पहले भी, अगर हुकुम सिंह साहब की रिपोर्ट देखी जाए तो उन्होंने असेंबली में भी रखी थी। असेंबली में उन्होंने गुफ्तगू जब इस पर करना चाहिए तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नजरअंदाज किया था उस वक्त। आज पार्लियामेंट में जब उठाया गया इस मुद्दे को तब उनको लग रहा है इस पर सियासत हो रही है। सियासत नहीं हो रही है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वहां आवाम से चुनकर आए हुए लीडर हैं। उन तक अगर कोई बात गई थी, उस बात को उनको सामने आवाम और जनता के, सरकार के सामने लाना एक जो वहां का नुमाइंदा होता है, जो नेता होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि उस पर सही जांच कराए। जांच न कराने से पहले मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने मीडिया तक को तो पता नहीं कितना कहा कि अपना मुंह काला कर लो, ये कर लो। तो इस तरह की जब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिख तो रहा है ना समाजवादी पार्टी में। चलिए आपके पास आते हैं और भी हम बात करेंगे आपसे। हमारे साथ बेंगलोर से वीएचपी लीडर शशिकांत शर्मा जी भी मौजूद है। शशिकांत शर्मा जी, ऐसा क्यों होता है कि जहां पर ज्यादा मुसलमानों की आबादी होती है, क्योंकि इस इलाके में अगर हम कैराना की बात करें तो तकरीबन 80 से 85% मुस्लिम आबादी है, और वहां इस तरह की सियासत शुरू हो जाती है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जब 2017 में इलेक्शन होना है असेंबली का, तो माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है, इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब कौन सियासी जमात इसका फायदा उठा रही है ये सब पर जाहिर है। ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? कौन क्या पार्टी इसका क्या फायदा उठाती है, मैं उसके बारे में रहा है। इसका कारण क्या है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, और कौन है इसके पीछे जिससे मजबूर होकर हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। रंगदारी हो रही है, वहां के गुंडे माफिया लोग जो हैं वो वहां व्यापारियों से रंगदारी कर रहे हैं, पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं। कोई भी किसी तरह की कोई घटना होती है उसकी पुलिस एफआईआर रिपोर्ट नहीं करती है। मैं किसी पार्टी से मेरे को कोई शिकायत किसी की नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है ये अगर रोका नहीं गया तो अखिलेश सरकार को मैं इतना कता देना चाहता हूं कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। शशिकांत शर्मा जी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हिंदू मुसलमान की दिक्कत कहां से हो जाती है? ये मामला आज से, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। ये घटना आज की और कल की नहीं है, ये 15 दिन से ये मामला चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब कहा कि अभी तक अखिलेश सरकार की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई कि वहां के हालात कैसे हैं, क्या एक मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं होता है कि वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल को पेश करे कि हाँ यहाँ की ये हालात है, सही या गलत, जो भी है, सही है तो सही पेश करे, गलत है तो गलत पेश करे। किंतु हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो रहा है तो ये विश्व हिंदू परिषद हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, क्या ये ऐसा मामला है, इतना कॉमनलाइज्ड मामला है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है तो किसी एक कश्मीर नहीं बनना चाहिए? इसको ये रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है?
आप बोल रहे हैं सरकार वो जिम्मेदार अखिलेश है। सरकार सरकार बताए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है और अखिलेश सरकार वहां पर अगर पंद्रह फेल दिन हो से रही क्या है कर रहे हैं? तो ये अखिलेश कॉम्युनल सरकार मामला ने कैसे अभी हो जा तक रहा वहां है? से एक भी रिपोर्ट सेंट्रल को नहीं दी है। अखिलेश सरकार से एक भी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चलिए नहीं गई मैंने है माना ये कि हुकूमत हाँ, की ये नाकामी हो हालात सकती है, हुकूमत ने नहीं दी, हुकूमत नाकाम है, तो ये कॉम्युनल इशू कैसे हो गया? हुकूमत अगर नाकाम है तो नहीं, कॉम्युनल इश्यू कैसे हो गया? ये हो गया। अब आप जाके वहां पता लगाइए, वहां के लोगों की से बात कीजिए, वो खुद बोल रहे हैं हम परेशान यहां से, हम व्यापारी हैं, हमसे रंगदारी की जाती है, हमारी बहनों को, बेटियों से एक तरह से गलत व्यवहार किया जाता है, पेट्रोल पंप पे लोग आते हैं, पेट्रोल भराते, लूट के चले जाते हैं, वहां कोई एफआईआर रिपोर्ट नहीं होती है। तो इसमें आप इसको समझ सकते हैं ये किस दिशा में यह घटना जा रही है। जी। अगर ये जा जी, रही जी, है जी। तो ये गलत है। आपके पास भी आते हैं हमारे साथ कांग्रेस लीडर तर्जुमान मीम अफजल साहब मौजूद। मीम अफजल साहब, आप किस जाविये से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस पूरे मामले में कहां पर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा शशिकांत शर्मा जी से कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं पर जुल्म होता रहा तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर कहीं भी किसी पर जुल्म होता है तो मैं समझता हूँ वो गलत है। दूसरी अहम बात, हुकुम सिंह जी ने पहली लिस्ट जो दी थी वो 346 लोगों की दी थी जी जी। कि वो लोग प्लान कर गए हैं, यानी वहां से नकले मकानी कर गए हैं। कल उन्होंने कांधला को लेकर के, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे? मैंने तो जी, आपको जी, बड़े आप आराम बोलिए से मीम सुना अफजल है। साहब जी। कल उन्होंने तकरीबन 62 लोगों की एक लिस्ट कल फिर जारी की है। कल उन्होंने यू टर्न भी लिया। देखिए, इस मसले को अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में उठाया और उस वक्त उन्होंने यही बात कही थी कि हम इस मसले को उठाएंगे। इससे साफ पता चल गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के इशारे पर हो रहा है और इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब हुकुम सिंह जी की पोल पट्टी बहुत सारे चैनल्स ने और बहुत सारे अखबारों ने खोली और हकीकत बताई कि उसके अंदर कुछ लोग, बहुत पहले उनकी डेथ हो चुकी है, कई साल पहले, कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बेहतर रोजगार की तलाश के लिए चले गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल पहले वहां से चले गए थे। आज अचानक हुकुम सिंह जी को सब याद आ रहा है। आपको याद होगा अभी थोड़ा ही वर्षा गुजरा है, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 50,000 लोग जो हैं घर से बेघर हो गए। आज वापस बहुत सारे लोग वापस नहीं पहुंचे हैं। तो वो भी इंसान ही थे। उसके लिए तो हुकुम सिंह जी को कोई याद नहीं आया, उन्होंने कोई लिस्ट जारी नहीं की। खैर, मैं उसके लिए भी उनको कुछ नहीं कहता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जो उन्होंने किया और उसके बाद यू टर्न लिया, इसलिए कि जब एक्सपोज कर दिया मीडिया ने कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और वो हकीकत नहीं है। जहां तक मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, कांधला, मुजफ्फरनगर, किराना, ये सब इलाके मेरे देखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, वहां मुसलमानों की आबादी अच्छी है और काफी तादाद में वहां रहते हैं, लेकिन हिंदू भाई भी वहां रहते हैं और बहुत मोहब्बत से रहते हैं। वहां कभी ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश पहले नहीं की गई है। तो मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद से ये कोशिश की जा रही है। आज मैंने सुना है कि मुजफ्फरनगर के एक पार्लियामेंट के मेंबर जो शायद वजीर भी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि मैं 5,000 लोग लेकर के वहां जाऊंगा। क्या करेंगे आप 5,000 लोगों को वहां ले जाकर के? आप वहां पर दंगा कराना चाहते हैं क्या? जी, मैं ये सीधा भारतीय जनता कुल पार्टी से मिलाकर पूछता जो हूं, समझ में आ रहा है आम लोगों को कि उत्तर प्रशासन प्रदेश में जो का असेंबली इंतखाबात हैं ये उसकी उनके लोग- तैयारी एक चल रही है, मिनट, उसके लिए एक मिनट, माहौल एक को मिनट, एक मिनट, कहीं ना कहीं से एक गरमाने मिनट, की कोशिश की एक जा रही मिनट। है। मैं अपनी बात पूरी- जी जी, मैं अपनी आपके बात पास पूरी हम आते करना हैं, हम चाहता आपसे हूं। बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में मैं एक वक्त बात- हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो तमाम मेहमान के साथ इसी तरह से गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं कैराना के बारे में कि कैराना का क्या है सच। तीनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं, मीम अफजल साहब, मोहसिन रजा साहब और शशिकांत शर्मा साहब। मोहसिन रजा साहब, क्या इसे माना जाए कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ये तमाम चीज़ें हो रही हैं?
अब देखिए, जो भी आप कहें, लेकिन अब सच्चाई मैं बता दूं आपको, इस तरह के हालात पैदा करना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, चूंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति इन्होंने हमेशा से की है। आपको पता होगा कि 60 साल हुकूमत कांग्रेस ने कही। मीम अफजल साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर है मेरे, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं सुनता रहता हूं और बड़े अच्छे कटाक्ष भी कर देते हैं वो बातों बातों में। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सी माजी की चीजें हैं, शायद अगर मैं याद दिलाऊंगा, मुझसे सीनियर हैं, तो मैं उस डिबेट को ले नहीं जाना चाहता, वरना भागलपुर से मैं शुरू करूंगा, मेरठ आ जाऊंगा, मेरठ से मुजफ्फरनगर ले आऊंगा। मुजफ्फरनगर में भी जब सब हो रहा था, सरकार आपकी केंद्र में थी, आपने उस वक्त, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हुकुम सिंह साहब जहां के सांसद हैं, जहां के एमएलए हैं, उन्होंने वहां से आवाज उठाई अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए। जाहिर सी बात है, आप कहीं से अगर जीत कर आते हैं, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, वहां अगर किसी भी समस्या, कोई परेशानी वहां की आवाम की होगी, तो आपकी जिम्मेदारी है उठाना। आपको आवाम ने चुना है, लिहाजा वहां पर जो ज्यादती हुई या जो ज्यादती हो रही है, उस बात को लेकर वहां की जनता ने उनको एक लिस्ट सौंपी, उस लिस्ट को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और उससे मोहसिन रजा साहब, आपने भी जो भी बात अब तक की है, उससे यह अंदाजा लगता है कि यह उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जिम्मेदारी है, यह लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। साफ जाहिर है आपकी बात से भी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत, किसी हुकूमत की नाकामी, ये कॉमनल इशू कैसे हो जाता है, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है। जब लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, 4.5 साल की हुकूमत में कितने दंगे हो गए, कितने पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी मार दिए गए, उसके बाद भी अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है भाई? हमारे नेता ने अगर हमारे लोगों की वहां पर सभी की बात अगर उठाने के लिए उन्होंने कोई मामला उठाया, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों कह रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमारे किसी अधिवेशन में नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे जाके? जी मीम अफजल साहब, आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मोहसिन रजा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब नहीं दिया। मैंने शुरू में ही कहा था, चाहे जुल्म हिंदू के खिलाफ हो या मुसलमान के खिलाफ हो, सिख के खिलाफ हो, हम उसके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। ना कभी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, न बहैसियत मीम अफजल मैं कहता हूं हमें खड़ा होना चाहिए, मोहसिन साहब को भी नहीं खड़ा होना चाहिए। अरे मीम साहब, लेकिन उनका ये कहना कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का, सुन लीजिए, अरे जनाब, मैं आपसे इस तरह बहस करने की जरूरत, इस एक बात सुनिए मोहसिन साहब, आप जितना चाहे इल्जाम लगाएं, लेकिन उन दंगों का हवाला दे करके आज अगर आप दंगे करके उसका सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो गलत है। आप पुराने हवाले दे करके अपने नाजायज कामों को जायज करा नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और बहुत ज्यादा जोर से बोलना। अरे मुजफ्फरनगर में दंगा किसने कराया? मुजफ्फरनगर में दंगा मुजफ्फरनगर में किसने दंगा कराया? मुजफ्फरनगर में किसने दंगे कराए? मुजफ्फरनगर में किसने दंगे कराए? किसके खिलाफ केसेस दर्ज है? दंगे कराने के जिनको पर आरोप है, उन लोगों को आपकी सेंटर में मिनिस्टर अफजल भाई, उनको मिनिस्टर बनाते हो आप। और समाजवादी पार्टी आपकी अलायंस पार्टी है। आपको थोड़ा बहुत आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं? आप दोनों की मिली भगत होती है। अच्छा, ये आप, मैं खूब सुन रहा हूं, ये जो हुकुम सिंह हैं समाजवादी पार्टी से आए कि हमारी पार्टी से आए? पार्टी को होना चाहिए ये हकम। हम मैं पूछ रहा हूं, हुकुम सिंह हमारे सांसद हैं, उन्होंने आवाम की बात उठाई, वहां पर किसी उन्होंने जो कुछ सवाल पहले दिन उठाया था, उन्होंने कहा था, सुन लीजिए मेरी बात। अरे आप कभी गए हैं उस इलाके में? आप कभी गए हैं उस इलाके में? आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी जानकारी ले लें मेरे से, तो आपको अच्छा रहेगा आपको। पहली बात तो ये कि जो गुंडे वहां पर बदमाशी करते रहे हैं, उन्होंने उसमें कुछ दूसरे मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी वालों ने माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों को भी मारा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों ने मेजॉरिटी को भी मारा है, और दोनों ने अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी मारा है पैसे के लिए। वो गुंडागर्दी के ऊपर ना कोई सपोर्ट करेगा भारत में, और ना मैं समझता हूं किसी को करना चाहिए। हम भी नहीं करेंगे। फेलियर है, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि उनका ये कहना कि हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप ये जो कह रहे हैं, भाजपा को क्यों कह रहे हैं?
आप मैं पूछ रहा समाजवादी हूं, पार्टी पर चलिए हम आप दोनों के पास आते हैं। हमारे साथ हुकुम शशिकांत शर्मा जी भी सिंह जी मौजूद ने- हैं, वीएचपी लीडर हैं, बैंगलोर स्टूडियो में हमारे साथ अरे मैं हैं। आपसे पूछ रहा हूं, शशिकांत हुकुम शर्मा सिंह जी से ने जान लेते हैं। शशिकांत जो शर्मा जी, 342 बात ये समझ में नहीं आ रही 342 की कि लिस्ट दी है, इस तरह के उसके मामला, अंदर लॉ क्या एंड किसी- ऑर्डर के मामला, हिंदू मुसलमान के मामला कैसे हो जाते हैं कि इसमें हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है या मुसलमान, कहीं मुसलमान पर जुल्म होता है? ये बात ऐसे क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर के चश्मे से, उसी एंगल से, उसी जाविये से, उसी आंख से देखना चाहिए। और हुकूमत की नाकामी है तो हुकूमत को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, न कि इस मामले को कॉम्युनल इशू बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अबील अफजल साहब की बहुत इज्जत करता हूं। मैंने उनको बहुत बचपन से देखा है, उनकी बातें मैं सुनता आया हूं। मैं आज, मेरे को आज बड़ी एक अब ये हो रहा है, इस तरह का एहसास हो रहा है कि मीर अफजल साहब ने अभी तक अखिलेश सरकार के बारे में इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि भैया अखिलेश सरकार की कोई रिपोर्ट अभी तक सेंट्रल के पास नहीं है। उन्होंने अखिलेश सरकार के ऊपर क्यों नहीं कही है? भैया शायद नहीं बोल रहे हैं, इनके और भी कोई कारण हो सकते हैं, मेरे को नहीं मालूम क्या कारण हो सकते हैं। अगर वहां किसी तरह की, इस तरह की कोई घटनाएं अगर घट रही है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, अलीगढ़ से पलायन कर रहे हैं, हर कोई भी मसला आज की तारीख में जो भी आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है। अखिलेश सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाई है। क्या उनका कोई दायित्व नहीं है? लेकिन सिर्फ वोट शशिकांत उनको शर्मा जी, सिर्फ ये मुसलमानों का पलायन वोट चाहिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं, पलायन हो उन्होंने जिसको नकल मुसलमानों का मकानी वोट लेके कहते हैं, या कौन सा मुसलमानों के लिए अच्छा जी, काम जी। कर दिया है? जी, उन्होंने ये तो मुसलमानों बहुत का वोट आम लेके सी बात कौन है सा आजकल। मुसलमानों के लोग लिए अच्छा काम कर दिया है? शशिकांत जी राजनीतिक ना करे। कहना चाहता हूं कि आप नीम साहब, जहां हमारी majority सरकारें कम्युनिटी का हैं, नाम ले रहे वहां हैं, अल्पसंख्यक अपनी राजनीति तो आप बहुत कर safe और रहे secure हैं, हैं। और भारतीय जनता जहां- पार्टी को जहां डायरेक्ट भाजपा की सपोर्ट सरकार किया है, करो ना वहां आप। कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इनडायरेक्ट क्यों सपोर्ट करते हैं आप? यादव जी ने मुसलमानों का अगर वोट लिया है, हेलो, मैं आपको कह रहा हूं, हुकुम सिंह जी ने उन लोगों के नाम क्यों नहीं दे जो वहां से पलायन कर गए और मुसलमान हैं? उनका नाम क्यों नहीं दिया आज तक? तो आप जाके पूछिए उनसे। आपको नहीं पता है, उन्होंने दिया आप है। मुसलमानों ने उन्होंने भी लिखा है, पलायन किया ऐसा है, नहीं है, पता उन्होंने होगा उनके भी आप नाम पहले लिखे हैं। देखिए, जाके बताइए उनसे ना मुझको। पूछिए। अगर वो गलत है तो फिर उनके खिलाफ आप आवाज उठाएं। अगर उन्होंने 342 मुसलमानों की का लिस्ट में नाम आपने दिया है देखा है तो आप किसका नाम हुकुम है? सिंह से मुझे पूछिए। जरा नाम बता लेकिन दें, बात तो मोहसिन यही है कि रिपोर्ट, साहब। बताइए ना मुझको। जी जी, मीर बात तो साहब, यही कि आपने रिपोर्ट वो कुछ लिस्ट और देखी कहती नहीं है, लेकिन मामले को कॉम्युनलाइज करने की, फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। मामले को जातिवाद की तरफ न मोड़ा जाए। शर्मनाक। एक मैं वोट समझता की हूं वोट की भारतीय राजनीति जनता के पार्टी लिए की पूरी राजनीति जातिवाद नहीं होनी चाहिए, ये नाकाम हो गई है 2 साल बिल्कुल सरकार, क्योंकि 2 अखिलेश साल सरकार तुम्हारी को अच्छी सरकार तरह मालूम हो नाकाम हो गया गई है है पूरी तरह कि से। 2017 हर में फ्रंट के ऊपर उनकी नाकाम उम्मीद है। अब नहीं है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात है 2017 के, इस वजह से मामला सियासी हो गया है। कैराना का मामला भले ही नकल मकानी का हो, लेकिन मामला सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करीब आएंगे, बहुत सारे ऐसे मामला हो सकता है आए, लेकिन हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह से अगर कोई मामला सामने आता है तो उसको फिरकावाराना चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई इस तरह की दिक्कत है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की भी दिक्कत हो सकती है, हुकूमत की नाकामी हो सकती है, हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन आम तौर पर, उमूमी तौर पर समाज में जो माहौल है वो नहीं बिगड़ने देना चाहिए। हमारा वक्त खत्म हो गया है बिग बुलेटिन का। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, मीम अफजल साहब, शशिकांत शर्मा साहब और मोहसिन रजा साहब। हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।